हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर जिसमें हम आज देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है हमारा स्टोरेज क्लासेस इन सी। तो अब तक हमने काफ़ी कुछ देख रखा है सी में। स्टोरेज क्लासेस में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनको स्टोर कैसे किया जाता है, उसको स्टोर करने के क्या क्या तरीके हैं। और के बेसिस पे जब हम लोग ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, हमारे गेट के एग्जाम में आया। तो गेट के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टॉपिक पूरा करने के बाद इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और क्लियर हो जाए, है ना? तो आप इस क्वेश्चन को देख सकती हैं, पूरे 4 मार्क के लिए है, 4 नंबर के लिए। इसमें क्या पूछा हुआ है, एक कोड दिया हुआ है। तो आप कोड देख सकते हैं कितना टिपिकल कोड है। अगर सी के बारे में आपको ठीक-ठाक आइडिया ना हो, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है? और अगर आपको आइडिया है, चीज़ें पढ़ी हुई हैं, क्लियर हैं, ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना। तो पहले हम लोग क्या है, बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम लोग सी प्रोग्राम में लिखते हैं ऐसे, इंट एक्स, इसका मतलब क्या है? एक्स एक वेरिएबल है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हम लोग स्टोरेज क्लास पढ़ रहे हैं, तो नाम से ही है स्टोरेज, मतलब इसको कहाँ रखा जाए। ये जो वेरिएबल है, हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि हर एक वेरिएबल को मेमोरी में एक जगह मिलता है और उस जगह का एक पर्टिकुलर एड्रेस भी होता है जो यूनिक होता है। अगर हम ऐसा डिक्लेयर करते हैं, कि ये वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा? अगर हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, कि ये वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा? अगर हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं, तो ये वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा? इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? अगर हम लोग ऐसा डिक्लेयर करते हैं, कि ये कहाँ स्टोर होगा? इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? वगैरह-वगैरह। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं, जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नाउ अगर हम लोग सिंपली लिखते हैं इंट एक्स, इसका मतलब है एक्स जो है एक वेरिएबल है, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। अगर ये वेरिएबल है, इसको मेमोरी में एक लोकेशन मिलेगा पर्टिकुलर, उसका एक एड्रेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ एड्रेस ले रहे हैं 1460, क्योंकि इंटीजर का साइज़ जो है 2 बाइट होता है डिफ़ॉल्ट। मोस्ट ऑफ द मशीन्स में 2 बाइट ही होता है, ठीक है ना? अब वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया, इसको जगह कहाँ मिला? रजिस्टर में या मेमोरी में, ठीक है? ये हमारा प्रोमिनेंट क्वेश्चन। क्या इसमें इनिशियल वैल्यू क्या होगा? कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा, 0 होगा, कोई गार्बेज वैल्यू होगा, क्या होगा? यही हमारा आज का टॉपिक है और इसको करने के बाद हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखिए, किसी वेरिएबल का स्टोरेज क्लासेस बताता है कि जो वेरिएबल है, वेयर द वेरिएबल वुड बी स्टोर्ड, वेरिएबल वुड बी स्टोर्ड, ये पहला पॉइंट, वो वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, ठीक है? उसके बाद उसका इनिशियल वैल्यू क्या हो, और अगर आप उसको इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी? वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है? उस वेरिएबल का स्कोप क्या होगा? स्कोप मतलब क्या, अगर वो किसी फ़ंक्शन के अंदर डिफ़ाइन है, तो उस फ़ंक्शन के भरे है या पूरे प्रोग्राम के लिए, ठीक है? उसका लाइफ़ टाइम क्या होगा? वो कब तक वेरिएबल जो है, हम बोल सकते हैं वो एग्ज़िस्ट करेगा कब तक? ज़िंदा रहेगा, ठीक है? हम लोग ऐरे में देखे थे, जब भी फ़ंक्शन अपना काम पूरा करके बाहर आता था, तो फ़ंक्शन खत्म हो जाता था, ठीक है ना? तो ये 4 चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इन्हीं को हम लोग को डिस्कस करना है स्टोरेज क्लासेस। तो बेसिकली सी में जो स्टोरेज क्लासेस हैं, वो 4 तरह की, कितने तरह के? 4 तरह, 4 टाइप, 4 स्टोरेज क्लासेस, ठीक है? इसमें जो पहला है, वो है हमारा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास।
बट अभी तक हम लोग इसी को यूज़ करते आए हैं, जाने अनजाने में, ठीक है ना? अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो इसी को यूज़ कर रहे थे, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। दूसरा जो क्लास है उसको बोलते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास, रजिस्टर। और तीसरा जो है वो है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। और चौथा है वो है एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, ये चार तरह के हो। अब अगर हम पहले वाले की बात करें, हम लोग देखेंगे इसका स्टोरेज कहाँ पे होने जा रहा है। जो वेरिएबल है ऑटोमेटिक टाइप की, ये कहाँ पे स्टोर होंगे, इनका डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगा, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, तो ये वेरिएबल कब तक एग्जिस्ट करेंगे। स्कोप मतलब किस, कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल हो। ठीक है ना, स्कोप का मतलब कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल। लाइफ मतलब वो वेरिएबल कब तक एग्जिस्ट करेगा, कब तक जिंदा रहेगा एक तरह से। ठीक है, तो हम पहले वाले में देखते हैं, ऑटोमेटिक वाले। अगर हम किसी वेरिएबल को ऐसे लिखते हैं, इंट एक्स, तो हमने यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें ऑटो अपने आप जुड़ जाएगा। मतलब ये जो वेरिएबल है ये डिक्लेयर क्या होगा, ऑटोमेटिक, और उसके लिए कीवर्ड क्या है, ऑटो। ठीक है, ऑटोमेटिकली कीवर्ड क्या है, ऑटो। ठीक है, इसका मतलब आप सिर्फ इंट एक्स लिखें या ऑटो इंट एक्स लिखें, ये बात एक ही है। तो अगर ऐसा लिखते हैं तो ये कहाँ स्टोर होगा, ये स्टोर होगा मेमोरी में। ठीक है, इसके डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जैसा हमने अभी कहा था, लिखने का मतलब है ऐसा, एक से एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, इसको मेमोरी में जगह मिल गया, उसका एड्रेस है 1640। इसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी, डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो उस समय उसमें वैल्यू क्या रहेगी, इस समय इसमें वैल्यू होगी गार्बेज वैल्यू। गार्बेज मतलब वो वैल्यू जिसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, गार्बेज वैल्यू, वैल्यू विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। है ना, नाउ इसका स्कोप क्या होगा, स्कोप होगा लोकल, लिख देते हैं गार्बेज वैल्यू। स्कोप होगा लोकल, इसका लोकल मतलब जिस ब्लॉक में वो डिफाइंड है वहाँ। ठीक है, लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। लाइफ क्या होगा, टिल द कंट्रोल रिमेन विद इन द ब्लॉक, जब तक कंट्रोल उस ब्लॉक में है। ब्लॉक मतलब हम लोग जैसे देखते हैं ना, एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है और यहाँ एंड हुआ है, ये ब्लॉक है। तो कंट्रोल जब तक यहाँ है वो वेरिएबल जिंदा है, एग्जिस्ट करता है, टिल द कंट्रोल रिमेन विद इन द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। ये ऑटोमेटिक के बारे में हमने चार चीजें डिस्कस करी। उसी तरह रजिस्टर के बारे में भी है, उसी तरह स्टैटिक के बारे में भी है, और उसी तरह एक्सटर्नल के भी बारे में। हम लोग वन बाय वन करके इन सबको देखें। अब देखिए, अगर हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखे इसके लिए, ऑटोमेटिक को दिखाने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग हमेशा लिखते हैं वॉइड में, आप लिखिए यहाँ पे ऑटो इंट आई। ऑटो इंट एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए, एक्स से डिफाइन कर लेते हैं सपोज। ठीक है, हाँ, और इसे आप प्रिंट करिए। आपने इसमें कुछ इनिशियलाइज नहीं किया है। ठीक है, देखिए प्रिंट, प्रिंटर परसेंटेज एक्स। जब इस प्रोग्राम को आप रन करवाएंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है ना, सिंपली क्या होगा, ये जो एक्स है एक ऑटोमेटिक वेरिएबल डिफाइन हो गया, इसको मेमोरी में एक जगह मिल गई।
और इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू होगा, वही गार्बेज वैल्यू यहाँ प्रिंट हो, ठीक है? फिर एक बार आप ऐसा करिएगा कि इसको नहीं लिखिएगा, कौन-सा? ये जो हमारा है, ऑटो वाला पार्ट है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? और दोबारा रन करा के देखिए, दोनों प्रोग्राम सेम ही आउटपुट देगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो जो वैल्यू है, x की वैल्यू, वो बार-बार सेम आएगी, बट कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू हमेशा आएगी, ठीक है? जो दूसरा क्लास है, वो है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो रजिस्टर बेसिकली क्या होता है? रजिस्टर जो है, हम लोग पढ़ते हैं ना, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, तो वही रजिस्टर की यहाँ बात की जा रही है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास जो है, हमारा अगला टॉपिक है, रजिस्टर स्टोरेज। नाउ एक चीज़ है, अगर आप मेमोरी की बात करें, मेमोरी बोलने का मतलब है रैम, और रजिस्टर बोलने का मतलब सीपीयू रजिस्टर। रजिस्टर्स, दे आर ऑलवेज मच मच फास्टर देन मेमोरी, है ना? क्योंकि वो सीधे सीपीयू में है। अगर आप मेमोरी हायरार्की पढ़े होंगे, देखे होंगे रजिस्टर जो सबसे फास्टेस्ट, ठीक है ना? तो अगर आप किसी वेरिएबल को रजिस्टर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसे स्टोरेज कहाँ मिलेगा? रजिस्टर में। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी वेरिएबल को रजिस्टर डिक्लेयर करते हैं, रजिस्टर दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर, बहुत संख्या में बहुत कम होते हैं। ये सिर्फ कंपाइलर के लिए रिक्वेस्ट है कि आप इस वेरिएबल को ना रजिस्टर में स्टोर कर लें। वो कंपलसरी नहीं है कोई स्टोर करेगा वहीं पे। क्यों? क्योंकि रजिस्टर हो सकता है उस समय बिजी हो, खाली ना हो। अब इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? आप लिखेंगे ऐसे, रजिस्टर इंट आई। इससे क्या होगा? ये जो है, जब आपने यहाँ रजिस्टर लिखा, इट इज अ रिक्वेस्ट टू स्टोर दिस वेरिएबल इंट आई इन रजिस्टर, ठीक है ना? कंपल्सन नहीं है, अगर रजिस्टर खाली है तो वहां स्टोर होगा, अगर खाली नहीं है तो स्टोर नहीं होगा। अब जरा आप बताइए, जब प्रोग्रामर को पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो फायदा क्या है? तो जनरली जो भी वेरिएबल रजिस्टर में स्टोर किए जाएंगे वो बहुत फास्ट होंगे, मतलब वो बहुत जल्दी एक्सेस होते हैं। तो अगर आप किसी लूप को एक्सेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस, ये जो है, आई जो है वो 100 टाइम्स एक्सेस होने वाला है, तो बेटर होगा इसको आप रजिस्टर में स्टोर कर, ठीक है? ये इसका फायदा है। नाउ डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी? अगर इसके डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू की बात करें तो ये भी गार्बेज वैल्यू, तो अगर आप कुछ ना बोलें, वैल्यू जो होगी गार्बेज वैल्यू, ठीक इसी की तरह। यहाँ पे हम लिखा था गार्बेज वैल्यू, है ना? नाउ तीसरा जो पॉइंट है, इसका स्कोप क्या होगा? स्कोप भी वही है, लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज डिफाइंड। लाइफ क्या होगा? सेम, टिल द वेरिएबल remain, till the control remain within the block in which the variable defined, till the control remains within the block, remains within the block in which variable is defined, ठीक है? तो ये चार चीजें हमारे रजिस्टर के बारे में। जो अगला स्टोरेज क्लास है, क्या है आपका? वह स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी बार यूज होता है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास।
ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना? अब देखिए, अगर आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब है जो स्टोरेज होगा वो मेमोरी में ही होगा। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू अभी तक हमने देखा था, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू अभी तक हमने देखा था कि ऑटोमैटिक में, ऑटो में और रजिस्टर में वो गार्बेज वैल्यू, यहाँ गार्बेज नहीं होता, यहाँ क्या होता है, 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 0 लिख देते हैं। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। नाउ स्कोप क्या होगा? स्कोप वही लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल डिफाइंड, सेम पहले वाला जैसे ही। नाउ लाइफ क्या होगा? लाइफ यहाँ इंपॉर्टेंट। लाइफ में इसमें लिखेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल persist, persist between different function calls, different function calls। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग देखते थे, हमने देखा था, जैसे सपोज डिस्प्ले एक फंक्शन है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट आई, ठीक है? और बाकी कोड है यहाँ पे। हमने एक बार यहाँ आगे को आई को इनिशियलाइज किया 2, ठीक है? नाउ अगर फंक्शन अपना काम पूरा करके बाहर निकल जाए, और यहाँ पे आई क्या डिक्लेयर है, इंट आई, मतलब ऑटोमेटिक, अगली बार ये फंक्शन कॉल होगा, आई की वैल्यू अगेन गार्बेज होगी, 2 नहीं हो। मतलब अगर एक बार कंट्रोल इससे बाहर चला गया, फंक्शन ने अपना काम खत्म कर लिया और कंट्रोल वापस चला गया जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, तो उसको ये वैल्यू जो है आई इक्वल टू 2, ये लॉस्ट हो जाएगा उसके लिए। लेकिन अगर आप इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दें, तो जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है ये वैल्यू परसिस्ट करेगी। तो आप चेंज करेंगे, वो चेंज परसिस्ट हो, 2 था तो 2 ही रहेगा, अगले बार 3 करके गए तो 3 ही रहेगा, 4 करके गए थे तो 4 ही रहेगा। भले ही आप फंक्शन काम पूरा करके वापस लौट रहा हो, बार बार कॉल हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मतलब वैल्यू जो है परसिस्ट करेगा। जैसे आपको सुनने में अगर मान लीजिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखें। हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है, कंपाइलर में रन करवा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया स्टैटिक स्टोरेज क्लास। क्लियर? जैसे इसको हम लोग एक प्रोग्राम से समझ सकते हैं स्टोरेज, क्योंकि ऑटोमेटिक जो है ना, ये स्टैटिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। मान लीजिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, मेन वर्ड में, और एक सीधे यहाँ एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, इंक्रीमेंट, आई एन सी, इंक्रीमेंट के लिए एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार। आई एन सी मतलब हम लोग इंक्रीमेंट के लिए फंक्शन कॉल, ठीक है? मतलब वर्ड प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला लाइन ही मिला फंक्शन कॉल। हम लोग जानते हैं फंक्शन जैसे ही कॉल होता है, फंक्शन कहाँ चला जाता है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है? और हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी फंक्शन के अंदर से कॉल तो कर सकते हैं लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपको इन जो आईएनसी हमने लिया है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। ये फंक्शन है, इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहली बार स्टैटिक इंट एक्स इक्वल टू 1, फिर इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट है परसेंट डी एक्स, और बाद में एक्स को हम एक बार बढ़ा दें, एक्स प्लस प्लस, मतलब वैल्यू जो है एक से बढ़ जाएगी, ठीक है? तो वही मतलब है, मतलब क्या है, एक्स प्लस प्लस लिखते हैं, इसका मतलब है सिंपल सा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1।
ये वन लाइन का कमेंट है, आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो वॉइड मेन फंक्शन कॉल हुआ, स्टैटिक इंट एक्स 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 इक्वल टू वन। एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, इसको मेमोरी में जगह मिलेगा, एड्रेस होगा, सपोज एड्रेस है 1680। ठीक है, और इसमें वैल्यू हमने क्या डाल दिया, वन। नाउ अगला लाइन क्या है, वैल्यू को प्रिंट करना है, क्या प्रिंट होगा, वन। एक्स प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू एक से बढ़ गई, से बढ़ गई मतलब ये नया वैल्यू है टू हो गया। फंक्शन का काम खत्म होने के बाद कहाँ लौट जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ लौट गया। इसका अगला लाइन, अगेन ये फंक्शन कॉल है तो फिर से ये फंक्शन कॉल हो। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर है, ये जो वैल्यू है टू ये परसिस्ट करेगा, ये लॉस्ट नहीं कर जाएगा। अगली बार ये जब प्रिंट करेगा तो इसको वैल्यू मिलेगी क्या, तो वैल्यू मिलेगी टू। ठीक है, इस फंक्शन के लिए। फिर एक्स प्लस प्लस, अगली वैल्यू हो गई बढ़ के थ्री। फंक्शन का काम पूरा हो गया, ये वापस लौट जाएगा जहां से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था। फिर इसका अगला लाइन अगेन फंक्शन कॉल है, फिर क्या होगा, फंक्शन दोबारा कॉल होगा, फिर ये दोबारा आएगा यहाँ पे। अगेन ये जो वैल्यू थ्री जी है ना, ये परसिस्ट करेगी और इसके बाद क्या होगा, ये प्रिंट क्या होगा, थ्री। फिर ये बढ़ा देंगे, एक्स प्लस प्लस वैल्यू फोर हो गई। फंक्शन अपना काम पूरा करने के बाद वापस लौट जाएगा और यहाँ मेन का एंड हो। तो देखिए यहाँ क्या प्रिंट हुआ, वन टू थ्री। नाउ स्टैटिक के बदले अगर हम यहाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक के बदले अगर यहाँ हम सिर्फ ऑटो लिख देते, प्रोग्राम में क्या क्या चेंज। ठीक है, क्या करते, हम लोग इसको सिर्फ हटा रहे, इसको स्टैटिक को हटा दें। ठीक है, अब ऑटो नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग समझने के लिए यहाँ ऑटो लिख देते हैं। अब देखिएगा दोनों में फर्क क्या है। पहला लाइन फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन जहाँ डिफाइन है वहाँ आ गया, ऑटो इंट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, तो इधर लिखते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स एक वेरिएबल है, मेमोरी में इसको जगह मिलेगा 1680, सपोज वैल्यू क्या है, वन, ये असाइन किया हुआ है, वन प्रिंट होगा। ठीक है, वन एक्स प्लस प्लस वैल्यू जो है बढ़ गई टू। ठीक है, फंक्शन का काम पूरा हो गया, काम पूरा होने के बाद वापस लौट जाएगा। ठीक है, वापस लौटा तो कहाँ लौटा, यहाँ पे। अगला लाइन फिर से फंक्शन कॉल है, आई एन सी अगेन कॉल हुआ, लेकिन जब ये वापस आएगा तो इसको ये टू नहीं मिलने जा रहा, वैल्यू खत्म। अगेन क्या करेगा, एक्स इक्वल टू वन, फिर से नया इंस्लाइजेशन हो सकता है, एड्रेस भी दूसरा हो, 1640, और अगेन क्या प्रिंट होगा, वन। फिर फंक्शन काम पूरा करने के बाद ये एक्स प्लस प्लस करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, फिर से वन के बाद ये टू हो गया, फिर से वापस गया, फिर से आईएनसी तीसरी बार कॉल हुआ, फिर से वही काम, इस बार भी अगेन सेम प्रोसीजर और वन ही वैल्यू प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं ना, स्टैटिक डिक्लेरेशन प्रोग्राम को कितना अफेक्ट कर रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, स्टैटिक में और बाकी डिक्लेरेशन में जैसे ऑटो में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर, जो फाइनल जो है हमारा है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास जो है बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन यूज किया जाता है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। स्टोरेज कहाँ होगा, स्टोरेज मेमोरी, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जीरो। ठीक है ना, गार्बेज नहीं। नाउ यहाँ जो स्कोप है ना, ये ग्लोबल होगा, एनी फंक्शन कैन एक्सेस दिस वेरिएबल। जो एक्सटर्नल होंगे, एक्सटर्नल वेरिएबल्स, तो कोई भी फंक्शन जो है एक्सेस कर सकता है। लाइफ क्या होगा, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो, टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रिमेन्स, जब तक वो एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक, जब तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये वेरिएबल जो है लाइफ होगा। ये हमने चार बेसिक चीजें जो है
डिस्कस कर लें। ठीक है, अब इतना करने के बाद अगर हम इस क्वेश्चन में आए, अब इसे हम कैसे सॉल्व करें? देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सी कोड। ये जो है इंट ए बी सी इक्वल टू 0, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये जो है एक्सटर्नली डिक्लेयर्ड, मतलब ग्लोबल डिक्लेरेशन। ए का एड्रेस होगा सपोज 1640, बी का एड्रेस होगा 1660 मान लेते हैं, और सी का एड्रेस होगा 1684। इन तीनों में ही ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 0 है, तो मतलब तीनों में वेरी वैल्यू क्या हमने असाइन कर ली? सी में 0, अभी हमने देखा था यहाँ पे एक्सटर्नल वाले में, इसमें भी 0 और 0 दोनों में ही, ए में 0, बी में 0। ठीक है, सी में तो हमने असाइन किया ही 0। अब ये फंक्शन क्या है, ये आपने एक तरह से बता दिया, प्रोटोटाइप है। ये आगे चल के आपको एक फंक्शन मिलने वाला है PRT फन करके, कुछ इनपुट नहीं लेगा पैरामीटर, और आउटपुट क्या मतलब जो वैल्यू रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा वो। हाँ, मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। आपने लिखा है स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 1, तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ध्यान देना है ये स्टैटिक है ना। कुछ एड्रेस रख लेते हैं ए का, ये है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ए का एड्रेस 1640 है, तो वो नहीं करना है, तो 1430 कर देते हैं। ये वेरिएबल ए और ये वेरिएबल ये दोनों अलग अलग, दोनों सेम नहीं है। ये जो है इस ब्लॉक के अंदर का वेरिएबल, इसको सिर्फ मेन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। इस ए को जो भी बाहर के फंक्शन है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वॉइड PRT फन जो है एक फंक्शन है, वो इस ए को एक्सेस कर सकता है, लेकिन इस वाले ए को वो एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू क्या असाइन कर दी, 1। अब यहाँ क्या है, अगला लाइन फंक्शन कॉल है। फंक्शन जैसे कॉल होगा वो कहाँ आएगा, जहाँ फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पे आया। यहाँ क्या लिखते हैं, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 2। ये ए उस वाले ए से अलग है, मतलब ये ए अलग है। हम लोग इसका ए का भी एड्रेस बना देते हैं, जैसे ए का हमने यहाँ बनाया है, इस ए का यहाँ पे बनाया है। ये जो ए है ये भी आपका क्या है, 1488। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू डाला हमने, 2। ये ए यहाँ पे है इसके लिए, ये जो है ग्लोबल के लिए है, सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो। नाउ अब देखिए अगला लाइन क्या है, बी इक्वल टू 1। हमने बी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसको भी एड्रेस मिलेगा, सपोज वैल्यू क्या डाली हमने, 1। नाउ इसका मतलब क्या है, अगर आप ऐसा लिखते हैं ए प्लस इक्वल टू प्लस प्लस बी, तो सबसे पहले इसके मतलब को आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस 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 बी। नाउ ए की जो वैल्यू है, अभी फिलहाल ए की वैल्यू क्या है, इसके लिए इस ब्लॉक के अंदर ए की वैल्यू है 2, तो ए इक्वल टू ए 2 प्लस 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 बी का मतलब है पहले बी की वैल्यू को बढ़ा लो, इंक्रीमेंट कर लो एक से, उसके बाद उसको यूज करो। तो बी की वैल्यू को जब इंक्रीमेंट करेंगे तो ये आ गया 2। तो हमने 2 यूज किया, तो 2 प्लस 2 4। ए में क्या साइन हो गया, 4। ए की नई वैल्यू होगी 4। अब आप इसको प्रिंट कर रहे हैं ए और बी को, तो पहला वैल्यू क्या प्रिंट होगा, ए के लिए प्रिंट होगा 4, और बी के लिए क्या प्रिंट होगा, 2। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन गया क्योंकि 3 1 लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन 3 वाला ऑप्शन ये भी कट गया। अब बी और सी यही दो में आपका कोई करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, फंक्शन पूरा काम पूरा करने के बाद लौट जाएगा, वापस लौट गया यहाँ।
अगला लाइन क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस वन। हाँ, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस वन। ए की वैल्यू कितनी थी, वन। वन प्लस वन टू। कौन सा ए, इसके लोकल वाला ए, इसकी वैल्यू भी टू। ठीक है। अगेन अगला लाइन जो है फंक्शन कॉल है, तो वापस इस फंक्शन में आएगा। कंट्रोल यहाँ से इस फंक्शन में आ जाएगा। अगली बात, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू टू। आपको यही बात ध्यान देनी है, क्योंकि स्टैटिक है, जो वैल्यू पहले था ए की वैल्यू क्या हो चुकी थी, फोर। ये परसिस्ट करेगा, ये खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है। बी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेकिन ए की वैल्यू जो है परसिस्ट करेगी। तो ए की वैल्यू फोर ही है। इंट बी इक्वल टू वन, बी फिर से इनिशियलाइज हो, बी फिर से इनिशियलाइज हो, क्या हो गया, इक्वल टू वन। फिर आप यूज कर रहे हैं ए इक्वल टू ए प्लस प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है इस बार, ए की वैल्यू है फोर, प्लस प्लस बी मतलब बी की वैल्यू एक से बढ़ गई, एक से बढ़ गई तो ये टू हो गई, और फिर टू। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, सिक्स। ये जो नया वैल्यू सिक्स। फिर आप प्रिंट कर रहे हैं ए और बी। ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ए की वैल्यू प्रिंट होगी सिक्स, और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, टू। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पे है सिक्स और वन, यहाँ पे सिक्स और टू, तो बी भी खत्म। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन। एग्जाम हॉल में आप तीसरी बार इसको रन नहीं कराइएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम जो है वेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि आपको करेक्ट आंसर मिल गया। अब वापस ये अपना काम पूरा करने के बाद कर लें। ठीक है? हमारा आंसर सी आ चुका है। तो बस लास्ट वाले कॉल को, फंक्शन कॉल को दोबारा देखें। फिर क्या है, फंक्शन कॉल नहीं, तो लास्ट वाला जो बचा हुआ है उसको देख लें। ए पी आर टी फन हो गया। अब लास्ट में क्या है, ये प्रिंट एफ, ये ए और बी ये प्रिंट होना है। अब यहाँ पे मेन चीज, ये ए और बी किसको एक्सेस करेगा, ये ए और बी एक्सेस करेगा। ए तो इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर बी नहीं है। अब देखिए, इसके अंदर क्या है, बी नहीं है। तो जब किसी फंक्शन के ब्लॉक के किसी ब्लॉक के अंदर वो वेरिएबल डिफाइन नहीं हो, तो एक बार वो चेक करेगा क्या वो एक्सटर्नली डिफाइंड है, मतलब ग्लोबल है। यस, बी जो है ग्लोबल है, ए बी और सी। याद करिए, सबसे शुरू में हमने यही किया था कि ग्लोबल है। ठीक है। ए के लिए वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ए की वैल्यू यहाँ पे है टू, पहले होगा टू प्रिंट। बी के लिए क्या प्रिंट होगा, बी तो यहाँ ही नहीं, तो ग्लोबली क्या है, जीरो। 426220 हमारा नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए, और ये जो अगला क्वेश्चन है 49, तो सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 49 जो है तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, और हो सके तो ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सो दैट वी कैन चेक। ठीक है। तो हमने आज जो सीखा, आज जो देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, जरूर से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं नेट के लिए, गेट के लिए, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ऐसे वीडियो लेक्चर वहाँ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।